हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिवरोज सिंह अपने चैनल शिवरोज सिंह में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं लगातार परीक्षा उपयोगी और महत्वपूर्ण विषयों पर आधारित वीडियो लेकर आ रहा हूं। अभी तक YouTube पर मेरे 37 वीडियो आ चुके हैं जो इतिहास, भूगोल और सामान्य ज्ञान पर आधारित है। आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही कमेंट्स बॉक्स में अपने जरूरी सुझाव दीजिए। आज फिर एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं जिसका विषय है मगध साम्राज्य के अंतर्गत मौर्य वंश, जिसका शासनकाल 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक रहा। भाग 4। इसके पूर्व मगध साम्राज्य पर मेरे 3 वीडियो YouTube पर आ चुके हैं। मगध साम्राज्य का उदय भाग 1, मगध साम्राज्य भाग 2 हर्यक वंश और शिशुनाग वंश, और मगध साम्राज्य भाग 3 नंद वंश। आज मगध साम्राज्य के चौथे वंश मौर्य वंश, जिसने भारत को एक इकाई के रूप में पिरोया और एक राष्ट्र बनाया, इसलिए मौर्य वंश का शासनकाल भारत के इतिहास में सबसे अधिक महत्वपूर्ण शासनकाल है। तो चलिए मैं जोड़ता हूं आज के वीडियो से। आज हम देखते हैं सर्वप्रथम मौर्य वंश के इतिहास को। तो मौर्य वंश के इतिहास के विषय में साहित्यिक स्रोत क्या कहते हैं? तो ब्राह्मण ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ, ये सारे ग्रंथ मौर्य साम्राज्य के इतिहास और मगध साम्राज्य के इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में विशेष रूप से पुराण, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, इसे कोट कीजिए, कौटिल्य का अर्थशास्त्र और विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, ये मौर्य साम्राज्य के विषय में जानकारियां देता है। अब हम मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य, जिनका शासनकाल 321 ईसा पूर्व से 297 ईसा पूर्व तक रहा, इसको समझते हैं। इसके पूर्व हम नंद वंश के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाल लेते हैं। नंद वंश के शक्तिशाली राजा, और जिसे इतिहास में अत्याचारी और क्रूर राजा का भी नाम दिया गया है, धननंद, उसने आचार्य चाणक्य का अपमान किया। आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से नंद वंश को जड़ समूल नष्ट कर दिया। उनके शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य ने धननंद की हत्या कर मौर्य वंश की स्थापना की। अब हम चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर प्रकाश डालते हैं। हम महत्वपूर्ण बिंदुओं में देखते हैं कि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य क्षत्रिय वंश से संबंधित है। चंद्रगुप्त मौर्य के वंश के संबंध में अलग अलग धर्म ग्रंथ अलग अलग बातें करते हैं, लेकिन बौद्ध ग्रंथ चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय बताता है। हम देखते हैं कि और यूनानी लेखक इस विषय में क्या कहते हैं, क्योंकि धननंद के शासन के समय सिकंदर का भारत पे आक्रमण हुआ था और धननंद की सेना के भय से सिकंदर की सेना आगे नहीं बढ़ पाई थी, इसलिए यूनानियों का भारत में प्रवेश हो गया था। तो यूनानी लेखक इस संदर्भ में क्या कहते हैं? तो यूनानी लेखक चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस, कोड करते जाइएगा, ये परीक्षाओं के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। यूनानी लेखक चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटस आदि के नाम से बताते हैं। परीक्षाओं में कई बार पूछ लिया जाता है कि एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटस के नाम से किस राजा को जाना जाता है, तो एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटस के नाम से चंद्रगुप्त मौर्य को जाना जाता है। अब हम आगे देखते हैं, महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन करते हैं कि आचार्य चाणक्य ने 1000 कासा पण में चंद्रगुप्त मौर्य को खरीदा था। इस विषय में बहुत से मत मिलते हैं, लेकिन जो सर्व उपयोगी मत मिलता है कि आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को 1000 कासापण में खरीदा था। कासापण जो समय मुद्रा हुआ करती थी। आगे हम देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बिंदुओं को। आचार्य चाणक्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में
सभी विधाओं और कलाओं में चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षित किया। आचार्य चाणक्य ने मगध साम्राज्य के शक्तिशाली शासक धननंद को उखाड़ फेंकने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को सभी विधाओं में पारंगत किया, ताकि चंद्रगुप्त मौर्य जो है धननंद का विनाश कर सके। अब हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धियां कौन कौन सी रही और भारतीय इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य को महान शासक के रूप में क्यों जाना जाता है। तो हम देखते हैं कि नंद वंश के अंतिम शासक धननंद का अंत कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। अब हम यहाँ पर दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु को और देखते हैं कि सिकंदर के सेनापति सेलुकस को, कोड कीजिएगा इसे, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। सिकंदर के सेनापति सेलुकस को 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित कर दिया। सेलुकस को सेलुकस सिंडिकेटर के नाम से भी जाना जाता है। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को पराजित किया और सेलुकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ एक संधि की। यह संधि इतिहास में बहुत महत्व रखती है और चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में महत्वपूर्ण जानकारियां देते हैं। तो हमें इस संधि की महत्वपूर्ण शर्तों और इस संधि के अंदर कौन से महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई और किस प्रकार से यूनानी और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में समझौते हुए, इसका अध्ययन करते हैं। संधि के परिणाम स्वरूप सेलुकस ने अपनी पुत्री हेलन का चंद्रगुप्त मौर्य के साथ विवाह कर दिया। इस संधि का दूसरा महत्वपूर्ण विषय था, इसे कोड करते जाइएगा, पूछा जाता है परीक्षा में, आर्कोसिया, जिसे कांधार कहा जाता था, पेरोपर्निस्डाई जिसे कि काबुल कहा जाता था, और एरिया जिसे हेरात के नाम से जाना जाता था, और जेड्रोसिया जिसे बलूचिस्तान के नाम से जाना जाता था, सेलुकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिया। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रशासन वर्तमान अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। अब इस संधि की तीसरी शर्त को देखते हैं और परीक्षाओं में बार बार मेगस्थनीज को लेकर प्रश्न पूछा जाता है। सेलुकस द्वारा मेगस्थनीज को दूत बनाकर पाटलिपुत्र भेजा गया था, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेलुकस ने मेगस्थनीज को अपना दूत बनाकर भेजा था। परीक्षाओं में अक्सर इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस संधि की चौथी और महत्वपूर्ण बिंदु क्या था? इस संधि के अंतर्गत चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी सेलुकस को उपहार के तौर पे दिया था। अब और महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन पर प्रकाश डालते हैं। शक महाक्षत्रप, कोड कीजिएगा, शक महाक्षत्रप रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख के अनुसार पश्चिम भारत के सौराष्ट्र को चंद्रगुप्त मौर्य ने जीत लिया था और पुष्यगुप्त वैश्य को अपना राज्यपाल बनाया था। इस प्रकार से हमें यह पता चलता है कि सौराष्ट्र तक की सीमा, यानी पश्चिम में सौराष्ट्र तक की सीमा मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत आती थी। अब हम दक्षिण भारत की तरफ प्रकाश डालते हैं और दक्षिण भारत किस प्रकार से मौर्य साम्राज्य से जुड़ा हुआ था इसको समझते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण विजय का संकेत जैन और तमिल ग्रंथों से मिलता है। जैन और तमिल ग्रंथ इसकी पुष्टि करते हैं और जिस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम दिन रहते हैं उससे हमें यह पता पड़ता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन का विस्तार दक्षिण भारत तक था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम पलों में क्या किया और किस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई, इसको हम यहाँ समझते हैं। जैन साहित्य के अनुसार वृद्धावस्था में चंद्रगुप्त मौर्य जैन साधु भद्रबाहु, कोट कर लीजिएगा, जैन साधु भद्रबाहु का शिष्य बन गया और भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला चला गया। अब अंतिम बिंदु को यहां पर देखते हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य से जुड़ा हुआ है कि जैन परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शरीर को त्याग कर दिया। इस प्रकार से भारत के पहले महान शासक के रूप में और भारत को एक राष्ट्र के रूप में पिरोने का जो श्रेय है वो चंद्रगुप्त मौर्य और उनके प्रधानमंत्री चाणक्य को जाता है। अब
चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन राजा बना, इसको हम समझते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनका बेटा बिंदुसार राजा बना। बिंदुसार का शासनकाल 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक रहा। चंद्रगुप्त मौर्य की तुलना में बिंदुसार पर कम प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन बिंदुसार का शासनकाल भी बहुत महत्वपूर्ण था। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद मगध का राजा बिंबिसार बना, ये महत्वपूर्ण बिंदु है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बिंदु को कोट कर लीजिए कि बिंदुसार का उपनाम अमित्रघात था। परीक्षाओं में पूछा जाता है कि अमित्रघात के नाम से किस राजा को जाना जाता था। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार शासक बना, तो बिंदुसार की और महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। थेरवाद परंपरा के अनुसार बिंदुसार ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। हमने देखा कि अपने अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था, लेकिन बिंदुसार ब्राह्मण धर्म के ही अनुयायी थे। अगला महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं कि बिंदुसार ने यूनानियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखा। जिस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों के साथ अपने संबंध बनाए रखे, उसी प्रकार से बिंदुसार ने भी अपने पिता की नीति का अनुसरण करते हुए यूनानियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखा। अब यहां पर देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज एक दूत के रूप में आए थे। यहां पर जो है हम देखते हैं कि बिंदुसार के दरबार में कौन आए, तो सीरिया के राजा एंटियोकस द्वारा डाईमेकस, परीक्षाओं में पूछा जाता है, डाईमेकस को अपना राजदूत बनाकर बिंदुसार के दरबार में भेजा गया था। आगे हम देखते हैं कि बिंदुसार के शासनकाल की और कौन कौन सी महत्वपूर्ण नीतियां थी। तो प्रशासन जो बिंदुसार ने चलाया वो अपनी पिता की नीति का अनुसरण किया है। अब बिंदुसार ने किस प्रकार अपने शासन को अलग अलग प्रांतों में विभाजित किया और उसकी व्यवस्था सौंपी, तो साहित्यिक संकेतों से ये जानकारी मिलती है कि बिंदुसार ने अशोक को अवंती का उपराज्यपाल बनाया था, यानी उपराजा बनाया था। उस दौर में राजाओं द्वारा जो है उपराजा बनाने की परंपरा थी, तो अशोक को अवंती का उपराजा बनाया गया था। अब बिंदुसार की शासन प्रणाली के विषय में यह जानकारी मिलती है कि बिंदुसार के दरबार में 500 मंत्रियों की मंत्री परिषद थी और उसके प्रमुख मंत्री को खलनाटक के नाम से जाना जाता था। इस प्रकार से मौर्य साम्राज्य का भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और मौर्य साम्राज्य के राजाओं ने भारत के इतिहास को गौरव प्रदान किया है। मौर्य वंश के सभी शासकों ने मगध और पाटलिपुत्र का गौरव बढ़ाया, लेकिन इसका सबसे अधिक गौरव बढ़ाया सम्राट अशोक ने। तो चलिए हम मौर्य वंश के सबसे शक्तिशाली राजा सम्राट अशोक के विषय में अध्ययन करते हैं। सम्राट अशोक का कार्यकाल 273 ईसा पूर्व से 236 ईसा पूर्व तक रहा। सम्राट अशोक प्रारंभ में ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे और शैव मत को मानने वाले थे, लेकिन समय के परिवर्तन के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया और बौद्ध मत का प्रचार किया। सम्राट अशोक से जुड़े हम महत्वपूर्ण बिंदुओं को यहां पर देखते हैं। अपने पिता बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात सम्राट अशोक मगध के शासक बने। दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ देखते हैं कि अपने पिता के शासनकाल में अशोक को अवंती का उपराजा बनाया गया था। अब अशोक के संबंध में हमें जानकारी कहां से मिलती है, तो अभिलेखों में देवनाम प्रिय उपाधि से अशोक को सम्मानित किया गया है, यानी सम्राट अशोक को अभिलेखों में देवनाम प्रिय उपाधि से संबोधित किया गया है। अब इस संदर्भ में हमें कुछ साक्ष्य मिलते हैं। मास्की, कोड कर लीजिएगा, मास्की तथा गुर्जरा के अभिलेख में इन्हें अशोक कहा गया है। जहां पर कई अभिलेखों में इन्हें देवनाम प्रिय कहा गया है, वही मास्की तथा गुर्जरा के अभिलेख में अशोक नाम दिया गया है। अब कई बार अलग अलग साक्ष्यों के आधार पर प्रश्न पूछ ले जाते हैं, तो पुराणों में
अशोक को अशोक वर्धन नाम से जाना जाता है। अब हम देखते हैं अशोक ने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया था और मौर्य वंश के शासकों में सबसे अधिक शक्तिशाली और सबसे अधिक विस्तृत साम्राज्य सम्राट अशोक का ही था। लेकिन सम्राट अशोक के जीवन में कौन सी ऐसा घटना घटित होती है जिससे उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है। हम देखते हैं कि अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में, इसे कोट कर लीजिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है कि कलिंग का युद्ध सम्राट अशोक के राज्याभिषेक के किस वर्ष में हुआ था। तो सम्राट अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग का युद्ध हुआ, जिसमें अथाह जन और धन की हानि हुई। इस अथाह जन की हानि का असर अशोक के हृदय पे पड़ा और अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। इसके पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। अब बौद्ध धर्म के साथ सम्राट अशोक का कैसा संबंध रहा, इसका अध्ययन करते हैं। बौद्ध भिक्षु, कोट कीजिएगा, उपगुप्त ने सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। अब हम अगले महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं कि बौद्ध धर्म में दीक्षित होने के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए क्या प्रयास किए। तो कोट कीजिएगा, अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सम्राट अशोक ने श्रीलंका भेजा। अब बौद्ध धर्म के विषय में सम्राट अशोक ने और कौन कौन से प्रयास किए, इसका अध्ययन करते हैं। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सम्राट अशोक ने संहिता बनाई, जिसे अभिलेखों में धम्म के नाम से जाना जाता है। इसे अशोक का धम्म भी कहा जाता है। अशोक के 13वें शिलालेख में धम्म विजय की बात स्वीकार की गई कि अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार किए जाने से बहुत सारे राज्यों ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। अब अशोक के विषय में हमें जानकारी कहां से मिलती है कि सम्राट अशोक कितने महान थे। तो यहां हम देखते हैं 1837 में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने सम्राट अशोक के अभिलेख को पढ़ा, जिससे हमें सम्राट अशोक के विषय में और भी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती है। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए और किस प्रकार की व्यवस्था की। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए धम्म महामात्रों को नियुक्त किया। इस प्रकार से सम्राट अशोक, जो ब्राह्मण धर्म के शैव मत को मानने वाले थे, कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। विश्व के इतिहास में सम्राट अशोक का नाम महान राजाओं में शामिल किया जाता है। सम्राट अशोक के बाद मौर्य वंश के उत्तराधिकारी कमजोर निकले। वो इन विशाल साम्राज्यों को संभाल नहीं पाए, जिसके कारण मौर्य वंश का पतन हो गया। यहां पर एक रोचक विषय है कि मगध साम्राज्य की स्थापना बृहदत्त ने की थी और मगध साम्राज्य का अंत भी बृहदत्त नाम के राजा से हुआ। विश्व के इतिहास में और भारत के राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक पटल पर मगध साम्राज्य का महत्वपूर्ण इतिहास है। मगध साम्राज्य के इतिहास ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। मैंने इसे 4 भागों में आप सबके बीच में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।